हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स के अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो हम शुरुआत करेंगे विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम इसके फंडामेंटल से। तो देखो, ये जो लॉ था ना, ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। व्हेन इट कम्स टू यूजीसी नेट के एग्जाम, तो आपको कौन सा इकोनॉमिस्ट ने कौन सा लॉ दिया है, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे 4 इकोनॉमिस्ट के नाम दे दिए जाएंगे, 4 लॉ के नाम दे दिए जाएंगे, यू हैव टू मैच देम। तो यार इसको जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ कहता है कि एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, द एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा यूनिट कीप्स डिक्रीजिंग। जैसे जैसे आप किसी सामान का कंजप्शन बढ़ाते जाएंगे, आपको उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा ना, वो कम होता जाएगा। एल्फर्ड कहते हैं कि द एडिशनल बेनिफिट, जो कि एक विच अ पर्सन डिराइव्स, जो कि एक पर्सन को मिलता है फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ ही ऑलरेडी हैज। जैसे जैसे हम हमारे स्टॉक में, किसी चीज के स्टॉक में बढ़ाते जाएंगे, उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा ना, वो हर यूनिट के साथ साथ कम होता जाएगा। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि गाइज मेरे पास अभी एक भी डायमंड नहीं है। आप एग्जांपल ले लो कि मेरे पास क्या है, 0 डायमंड्स है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए? डायमंड चाहिए। ओके, जैसे मेरे को पहला डायमंड मिलेगा, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, ठीक है। फिर मेरे को एक और डायमंड मिल जाता है, मेरे को और खुशी होगी, पर थोड़ी कम होगी पहले वाले के कंपैरिजन में। फिर दूसरा मिलेगा, खुशी तो होगी लेकिन उससे थोड़ी सी और कम होगी। फिर तीसरा, ऐसे करके एक टाइम आता है मेरे पास हजारों डायमंड्स है, थाउजेंड्स ऑफ डायमंड्स आई हैव। तो उसमें क्या होगा कि जब और मुझे मिलने होंगे ना, तो सेटिस्फेक्शन पहले वाले के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज्यादा कम होगी, या फिर हो सकता है मेरे लिए कोई वैल्यू ना रखे, ठीक है। जो रिच पीपल होता है, फॉर एग्जांपल एलन मस्क, क्या उसके लिए लग्जरी कार, लग्जरी बैग, लग्जरी डायमंड, इनकी कोई वैल्यू है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास इनका स्टॉक है, बहुत ज्यादा सरप्लस है, अधिक मात्रा में है, बहुतायत में है, ठीक है। तो जब हमारे पास किसी चीज का स्टॉक में बढ़ता जाता है ना, जैसे जैसे, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। अब इसको हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाते हैं, बहुत ही बेसिक से, बहुत ही बढ़िया से एग्जांपल से, कि देखो, फॉर एग्जांपल एक पिज्जा का एग्जांपल ले लेते हैं। जब आपको भूख लगती है, आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं, तो उसकी जो पहली स्लाइस होती है ना, वो बहुत सेटिस्फाइंग होती है, आपके एकदम से हंगर को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे 10 पॉइंट्स का सेटिस्फेक्शन मिल गया। ओके, यही हमारी कार्डिनल यूटिलिटी कहती है ना, कि भाई आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो आप क्वांटिफाइबल है, वो आप काउंट कर सकते हैं। जो मैंने दूसरी पिज्जा की स्लाइस खाई, सेटिस्फेक्शन तो मिला, अच्छी तो लगी, लेकिन उससे कम मिला, 8 का ही सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। फिर मैंने जब 5वीं स्लाइस तक मैं पहुंच गई, मेरे को कोई सेटिस्फेक्शन, भाई एक ही पिज्जा की 5th स्लाइस तक मेरे को इतना कोई सेटिस्फेक्शन नहीं रह गया, वो तो खत्म करने वाली बात रह गई है। 6th में हो सकता है मेरा पेट इतना ओवरलोड हो जाए कि मेरे को उसके खाने में डिस्कम्फर्ट फील होने लगे, ठीक है, नेगेटिव में चला जाए, ठीक है। तो कह क्या रहा है कि MU डिक्रीज, मार्जिनल यूटिलिटी जो थी वो घटती चली गई यहाँ पर, ठीक है। जैसे जैसे आप एक चीज का क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना, वो कम हो जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? पहले वाले की सेटिस्फेक्शन माइनस दूसरे वाले की सेटिस्फेक्शन, ठीक है। पहले वाले से 10 सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरे से 8 मिली, तीसरे से 6 मिली, उसके बाद 4 मिली। यहाँ पे कितनी यूटिलिटी थी? 2। यहाँ पे कितनी थी? 2, लेकिन और ज्यादा माइनस में 2। यहाँ पे कितनी थी? माइनस में 2। तो वो घटती चली जाती है, ठीक है। फिर हम लेते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपको यहाँ पर पे हम ग्राफ समझाएंगे, फॉर्मूला समझाएंगे, फिर टेबल समझाएंगे। तो देखो, सबसे इसका फॉर्मूला होता है कि TU ऑफ n माइनस TU n माइनस 1। मार्जिनल यूटिलिटी अभी मैंने समझाया था ना, कि देखो टोटल यूटिलिटी यहाँ पे कितनी मिल रही है? 20, या मिल रही है 35। तो मार्जिनल कैसे निकलेगी? 35 माइनस 20, विच इज 20, विच इज 20, नो 20, विच इज 15, या दिस इज 15, सॉरी, ठीक है। 45 माइनस 35, 10। पहली मैंने पिज्जा की स्लाइस ली 20 का, मेरे को एक थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, थोड़ा ना मैसी हो गया, एक सेकंड। चलो, कि पहली जो पिज्जा की स्लाइस थी 20 का सेटिस्फेक्शन मिला, तो अभी ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो 20 का 20 ही हमने MU है। दूसरी स्लाइस से 35 का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। कितने का ज्यादा मिला, कितने का कम मिला? 15 का, 5 का कम मिला ना। तीसरी स्लाइस ली 45 का सेटिस्फेक्शन मिला जी, कितने का कम मिला जी? 5 का और कम मिला, 10 हो गया जी, ठीक है। चौथी स्लाइस ली 50, और कम सेटिस्फेक्शन हो गया जी, 5 ही रह गया जी। 5वीं स्लाइस पे सेटिस्फेक्शन मिला ही नहीं जी। छठी स्लाइस पे नेगेटिव में चला गया, अब तो पसंद ही नहीं आ रहा है। अब देखो,
20 में और -5 में कितने का अंतर है? 25 का अंतर है ना? तो जैसे जैसे आपने क्वांटिटी को इंक्रीज करा वैसे वैसे आपका सेटिस्फेक्शन कम होता चला गया। और इसका दूसरा हमारा फॉर्मूला होता है MUF x माने हमारी क्वांटिटी, हमारी कमोडिटी, x कमोडिटी, जो भी हम सामान कंज्यूम कर रहे हैं। जो मार्जिनल यूटिलिटी है, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी मेरी कितनी है कि मैंने कितनी आइसक्रीम, कितनी क्वांटिटी आइसक्रीम की खाई है डिवाइडेड बाय टोटल यूटिलिटी, उससे मिलने वाला टोटल सेटिस्फेक्शन कितना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल पहली आइसक्रीम से 10 का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरे से 5 का मिला, तीसरे से 0 का मिला ही नहीं, तो टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी हो गई? 15 की। ठीक है, और मैंने खाई कितनी आइसक्रीम? 3 खाई ना, 3 डिवाइडेड बाय 15 कितने का सेटिस्फेक्शन हो गया? हमारा 3 डिवाइड बाय 15 का हमारा सेटिस्फेक्शन हो गया। अब इसका ग्राफ समझाते हैं। ग्राफ समझाने के लिए टेबल मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करी रखी है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सीधा ग्राफ होना चाहिए बट ये थोड़ा सा मैसी हो जाता है, तो आपको समझना चाहिए। दिस इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो देखो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को मैंने दोनों एक ही ग्राफ से समझाना है। पहले बढ़ रही है, यहाँ इंक्रीज हुई, यहाँ इंक्रीज हुई, यहाँ इंक्रीज हुई, यहाँ इंक्रीज हुई, फिर घट गई। तो देखो यहाँ पे कितने का अंतर है? 15 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। यहाँ पे 5 का अंतर है, फिर 0 का अंतर है, फिर -5 चली गई। तो पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। ये TU-MU का रिलेशनशिप एक वीडियो में ऑलरेडी समझाया हुआ है, देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। BCom, MCom, BA आपका UGC नेट सब में आता है। TU पहले बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, बढ़ता तो है देखो, ठीक है, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर एक पॉइंट आता है वो कांस्टेंट हो जाता है, बढ़ता ही नहीं है, ठीक है, वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर एक पॉइंट आता है कि वो नीचे चला जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड दिस इज आवर फेज 4। TU बढ़ा इंक्रीजिंग रेट से 15, ठीक है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, फिर वो रेट घट गया, फिर वो कांस्टेंट चला गया, फिर वो डिक्लाइन हो गया। ठीक है, उसका मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन हो गया। अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। ये था TU का कर्व, अब बनाते हैं MU का कर्व। जो MU होता है ना वो नेगेटिव में भी चला जाता है, लेकिन जो TU होता है ना वो 45 है, देखो नेगेटिव नहीं है ना, और यहाँ पे नेगेटिव है। जो टोटल यूटिलिटी होती है वो नेगेटिव नहीं होती कभी भी, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है। मार्जिनल यूटिलिटी पहले तुम्हारी बढ़ रही है, ठीक है। अब TU तुम्हारा डिक्रीजिंग रेट से कब होना चालू हो जाता है? जब तुम्हारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना, जब वो कांस्टेंट हो जाए, जब मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाती है तब TU गिरना चालू कर देता है। और जब तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी घट जाती है तब तुम्हारा TU कांस्टेंट हो जाता है। और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नीचे गई, एक्स एक्सिस से टच कर गई, तुम्हारी टोटल यूटिलिटी गिरना चालू हो जाती है। तो देखो फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। देखो यहाँ पे दोबारा से देख सकते हो, जब MU बढ़ेगा TU इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, ठीक है। जब MU कांस्टेंट हो जाएगा TU बढ़ेगा तो सही, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। जब MU डिक्लाइन करेगा TU कांस्टेंट हो जाएगा, और जब MU तुम्हारा नेगेटिव हो जाता है तब तुम्हारा TU डिक्लाइन होना चालू हो जाता है। 4 फेजेस है यहाँ पर, MU और TU का रिलेशनशिप था ये, ठीक है। फिर आते हैं हम इसकी अजम्पशन पर कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके बेसिस पे ये लॉ बना हुआ है। तो सबसे पहली चीज आती है कि यूटिलिटी इज कार्डिनली मेजरेबल। क्वांटिटी में हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, जैसे कि एक आइसक्रीम खाने से मुझे 10 लेवल का यूटिल मिला, 10 लेवल की खुशी मिली, सेटिस्फेक्शन मिली। ऐसा हमारा एल्फ्रेड मार्शल जी का कहना था। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ये इसका क्रिटिसिज्म भी है। फिर वह कहता है यूटिलिटीज आर यूनिट्स आर होमोजीनस। यूनिट्स एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाय है तो एक कप चाय ही रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि पहले आप एक चम्मच चाय पी रहे हो, फिर आप एक घूंट चाय पी रहे हो, एक सिप चाय पी रहे हो, नहीं। जो यूनिट्स आप ले रहे हो ना यूनिटी कमोडिटी की, दैट शुड बी होमोजेनस। फिर वो कहते हैं कंजप्शन इज कॉन्टिन्यूस। कंजप्शन कॉन्टिन्यूस रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक चाय तो पी ली, सुबह पी लीजिए, मॉर्निंग में पी लीजिए, एक चाय हम इवनिंग में पी रहे हैं, नो। फिर कहता है कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर रेशनल है, अपने फायदे को देख करके ही सामान खरीदता है, ठीक है। जिसमें उसको हाई सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो वही सामान खरीदता है। फिर वह कहता है नो चेंज इन इनकम। इनकम में, टेस्ट में, प्रेफरेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। कस्टमर की इनकम भी सेम रहेगी, उसके इच्छाएं भी सेम रहेगी, उसके प्रेफरेंसेस भी सेम रहेंगे। देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। आपके लिए जो मनी का जो यूटिलिटी है, जो एक तरीके से जो क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, आपके लिए जो उसका जो फायदा है,
वो सेम ही रहेगा, आपके लिए उसकी जो कीमत है वो सेम ही रहेगी। देन एक्सेप्शंस क्या होती है इसकी, रेयर कलेक्शन पे ये लॉ नहीं चलता जी, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी स्टैम्प्स हो गए, एंटीक्स हो गए, वो महंगे महंगे बिकते हैं, ठीक है, जितनी ज्यादा मिलेंगी उतना ज्यादा अच्छा होगा, वहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता है। फिर एडिक्शन, अगर एडिक्शन की बात आ जाए, अल्कोहल है, ड्रंकर्ड का ये देखता है कि 1 पैक पी लिया कि 10 पैक पी लिए, क्या स्मोकिंग करने वाला इंसान ये देखता है कि दिन में कितनी पी रहा है कितनी नहीं पी रहा, उसको एडिक्शन है, वो पिएगा, उस पर ये लोग काम नहीं करता। मनी, पैसे पे तो ये लोग बिल्कुल ही काम नहीं करता, जितना ज्यादा पैसा जिसके पास है ना उतने उसे उतना ही पैसा कमाना है, पैसा की भूख कहते हैं ना कभी खत्म नहीं होती, कि ये कुआं है भरता ही नहीं है, अंधा कुआं। फिर आता है हॉबीज, जिस इंसान को किसी चीज की हॉबी होती है ना तो उसके लिए वो सेटिस्फेक्शन कम नहीं होती, उसको और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती जाती है विद द क्वांटिटीज। ओके, नॉलेज, कहते हैं ना कि ज्ञान का सागर कभी नहीं भरता, तो इंसान को नॉलेज से भी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं चलती, जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ज्यादा अच्छा है। ओके, फिर आता है कि इसकी क्रिटिसिज्म क्या, मैंने आपको बता दिया था कि यूटिलिटी जो है ना वो मेजर नहीं हो सकती प्रिसाइजली, क्या आप कह सकते हो मुझे एक आइसक्रीम खा के, एक कॉफी पी करके कितना सेटिस्फेक्शन हुआ, नहीं बता सकते। ये जो असम्पशन है अनरियलिस्टिक है, ये रियल लाइफ में काम नहीं करती, ये सभी सिचुएशन पे एप्लीकेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी है। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं ना, दिमागी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एडिक्शन हो गई, हॉबीज हो गई, इनको इग्नोर करती है। फिर जो डिफरेंट कंज्यूमर है ना वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, तो सभी के लिए हम एक तरीके का लॉ नहीं बना सकते भाई। हो सकता है कोई इंसान आइसक्रीम के लिए, जो बच्चे होते हैं ना आइसक्रीम के लिए इतने दीवाने होते हैं, उनको कितनी भी दे दो उनको सेम ही खुशी होती है, ठीक है। किसी इंसान के लिए कॉफी से ज्यादा यूटिलिटी मिलती है, किसी को गर्मी में भी चाय पीनी होती है, किसी के लिए कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी होती है, किसी के लिए अल्टो कार चल जाती है, तो किसी के लिए BMW में भी शांति नहीं मिलती उसको। तो हर एक इंसान की चॉइसेस डिफरेंट होती है, तो हर एक इंसान के लिए हम सेम लॉ नहीं बना सकते। देन ये इस लॉ का डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, कि देखो ये लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे प्राइस घटता है, ठीक है, प्राइस बढ़ता है डिमांड घटती है, तो लॉ ऑफ डिमांड से इसका रिलेशन समझने के लिए आप लॉ ऑफ डिमांड की वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो यहाँ खत्म मत करना, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने यूजीसी नेट के दिए हैं बाद में, तो अभी रुको, होल्ड करो। प्रोडक्शन कंजप्शन में किस तरीके से हमें वैरायटी लेकर के आनी है, कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना प्रोडक्शन करना है हमें, उसमें भी ये लॉ काम आता है, ठीक है। ये मैंने आपको 16 मार्कर के लिए एक्सप्लेन किया है, नहीं तो आपको इसका इतना ज्यादा डीप में जाने की नीड नहीं है। फिर वो कहता है कि वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज में डिफरेंस, ये वैल्यू इन यूज वैल्यू इन एक्सचेंज डायमंड पैराडॉक्स की वीडियो है, उसमें देखिएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस चीज की वैल्यू इन यूज होता है, कि जैसे कि पानी हमारे जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होता है कि डायमंड, इसका जो सामान खरीदने का जो तरीका होता है, जो पैसा होता है वो बहुत ज्यादा लगता है, तो वैल्यू इन एक्सचेंज पे अंतर डिफरेंस करती है ये प्राइस डिस्क्रिमिनेट करती है, प्राइस में अंतर लेकर आती है। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का बेसिस है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा देंगे, क्यों, फर्क तो आपको पड़ना नहीं है। ये कंज्यूमर के एडवांटेजेस के लिए यूजफुल है, जैसे कि टैक्सेशन डिसाइड करता है तो वैसे सब्सिडी भी डिसाइड करता है। इनकम के रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना फायदा मिलना है, कितना आपको टैक्स देना है, कितना आपको किस जगह पर सेक्रीफाइस करवाना है, उसका ये बेसिस है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहां पे भी 2020 से लेकर 2025 तक मैंने लास्ट 5 इयर्स के कुछ बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टॉपिक से मैंने डाले हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कब अप्लाई होता है, किस चीज पे अप्लाई होता है, टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस विद कंजप्शन, मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेस विद कंजप्शन, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस ऑन कंजप्शन, इंक्रीजेस, और टोटल यूटिलिटी बिकम जीरो। तो देखो यहाँ पर सीधा साधा वो बोल रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी घट जाती है जैसे कि कंजप्शन बढ़ती है, सी इसका आंसर है, ये आपका जून 2024 का PYQ है। नेक्स्ट आता है एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जब आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जब आपका जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है ना, जब TU कांस्टेंट हो जाता है तो वहां पर आपकी MU क्या होती है, घट रही होती है, ठीक है, आपकी MU डिक्रीज हो रही होती है या जीरो चली जाती है, ठीक है। जब आपका MU जीरो हो जाता है, एक्स एक्सिस को टच कर जाता है, तब आपका जो टोटल यूटिलिटी होता है तब कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कौन सा असम्पशन नहीं है। ये जो नॉट होता है ना ये गेम चेंजर होता है, हम क्या करते हैं कई बार नॉट तो पढ़ते ही नहीं है और सीधा आंसर दे देते हैं, तो नॉट पे ध्यान रख क्या कीजिए आप। तो कौन सी नहीं है कि यूटिलिटी मेजरेबल है, यूटिलिटी मेजरेबल है, ये तो इसके असम्पशन है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, ये भी इसके असम्पशन है।
कंजप्शन इज कंटिन्यूस, ये भी इसकी असम्पशन है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज, नहीं भाई, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डू नॉट चेंज, इसकी असम्पशन है, चेंज नहीं होने चाहिए। तो यही इसका डी इसका आंसर है। नेक्स्ट आता है कि असर्शन रीजनिंग आया था आपका 2023 में आया था, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, मार्जिनल यूटिलिटी घट जाती है जैसे जैसे आप कमोडिटी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये बात सच है, यही तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। लेकिन इसका कारण क्या है कि जो टोटल यूटिलिटी है ना वो इंक्रीज कर जाती है इंक्रीजिंग रेट से। जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है तो क्या आपकी टीयू इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करती है? नहीं जी। जब आपकी एमयू घट रही होती है आपकी टीयू बढ़ तो रही होती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही होती है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। जो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है ना, जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ रहा है हमारी डिमांड घट रही है, तो ये सब किस लिए मैटर करता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करता है। तो ए इज द आंसर। सो गाइस थैंक यू सो मच, प्लीज आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज जो सब्सक्राइबर्स होते हैं ना वो मोटिवेशन देते हैं कि और ज्यादा मेहनत करनी है, और ज्यादा अपने स्टूडेंट्स के लिए काम करना है, उनको सब चीज पढ़ानी है, उनको सब कुछ चीज सिखानी है। तो सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। ऑल्सो इफ यू वांट कि आपको पर्सनलाइजेशन की ज्यादा जरूरत है तो आप हमारी पेड कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।